अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू यू इन बायोलॉजी क्लास। आज हम चैप्टर 27 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में हम बात करेंगे बेसिकली कि ह्यूमन बीइंग के पास ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करते हैं इस एनवायरनमेंट में रहते हुए, प्लस उनके उन रिसोर्सेज के हवाले से नेगेटिव एक्टिविटीज़ क्या हैं, मतलब वो उसको यूटिलाइज करते हुए ख़त्म कर देते हैं या डिप्लीशन हो रही है या वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल हम व्यू लेंगे इस मैन और हिज एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट के हवाले से, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन, उसकी कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट की एक ख़ास एबिलिटी है कि वो ख़ास हद तक रिसोर्सेज ही सप्लाई कर सकता है। प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि वो किस तरीके से हम उसमें रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें कि ख़त्म होने से बचा सके। कंजर्व का मतलब यूज़ भी करें लेकिन सेफ भी करें। और रिस्टोरेशन का मतलब कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी साथ साथ हो जिससे हम उनको सेव कर सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हम जब भी बात करते हैं मैन और एंड हिज एनवायरनमेंट में, तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज में हमारे पास कुछ प्राइमरी रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनको हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड वन इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज हैं जो कभी भी डिप्लीट नहीं होते, दे आर नेवर डिप्लीटेड, वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो रिसाइकल होते रहते हैं नेचर में। उनमें एयर, वाटर, फूड, लैंड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें, ये वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टेबल हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, जो जला दिए जाते हैं, एक बार यूज़ हो जाए तो हम दोबारा उन्हें गेन नहीं कर सकते। वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस, दीज आर एग्जॉस्टेबल, जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन एग्जॉस्टेबल है, ठीक है, ये डिप्लीट हो जाते हैं। इनमें वो सारे मटेरियल आएंगे, वो नॉन मेटालिक मिनरल्स हो सकते हैं। फॉसल फ्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिनमें कोल, ऑयल और गैस है, ठीक है। गैस को इस्तेमाल कर लें, ऑयल जला लें, पेट्रोल जला लें, और कोल यानी कि कोयले को जला लें, एक दफ़ा जल जाएगा तो दोबारा आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। अच्छा, इनकी डिटेल जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इन्वायरमेंट में इन रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन, ठीक है, डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें अगर हम बात करें तो अर्थ जो है वो आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं और केमिकल रिसोर्सेज भी हैं। फिजिकल रिसोर्सेज की बात करें तो वाटर, एयर, सॉइल, और केमिकल की बात करें तो केमिकल में केमिकल कंपाउंड आ जाते हैं या फॉसल फ्यूल्स आ जाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स और हर किस्म की लिविंग स्पीशी के लिए किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में ये जो रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं। इनके ख़त्म होने की कुछ रीजंस हैं, जिनमें पहला रीज़न ओवर हंटिंग और ओवर ग्रेजिंग या ओवर फिशिंग की बात की हुई है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कि वो शिकार करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें वो फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और शिकार करके खाते हैं। अब अगर एक लिमिटेड अमाउंट तक हंटिंग हो कि एनिमल्स को अपनी ब्रीडिंग करने, अपनी रिप्रोडक्शन करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने का टाइम मिल जाए तो ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग करते हैं। फिशिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हंटिंग भी। इससे हो क्या रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, यानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, उनका कोई भी ऑर्गेनिज्म बाकी नहीं रहता। जैसे कि डियर की बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, हिरन की शिकार उसका बहुत ज़्यादा होता था, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्योंकि उसकी कोई भी स्पीशी जो है वो अब इस काबिल नहीं रही कि वो, उसको इतना टाइम पीरियड ही नहीं दिया जाता कि वो रिप्रोड्यूस करे, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाए। इस तरह होगा ये कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसे ख़तरा हो गया, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गई है। तो इसीलिए फूड के लिए फ़िशिंग की जाती है सी लेवल पर, कोस्टल एरियाज़ में, जबकि इस तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी हंटिंग की जाती है, तो वो ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग जो है वो डिग्रेड कर रही है, उनको एक्सटिंक्शन के लेवल पर ला रही है। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों का कटना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, वुडलैंड एरियाज को क्लियर करना। किस लिए क्लियर कर रहे हैं हम वुडलैंड एरियाज को? फॉरेस्ट ख़त्म करते जा रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि हमने इनको क्लियर करना है बिल्डिंग मटेरियल लेने के लिए, जैसे दरख्तों की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स
फिर हम क्लियर करें लैंड को ताकि हम फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, जैसे लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे पर्पज, जैसे पेपर बनाने के लिए और बहुत सारे पर्पजेज हैं, हम ऐसा लैंड्स को कट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए कि हमने क्रॉप्स ग्रो करवानी है तब हम ट्रीज कट कर रहे हैं। हमें एरिया चाहिए घर बनाने के लिए, हाउसिंग स्कीम्स बन रहे हैं, उसके लिए जो है वो सारा हम लैंड एरिया क्लियर करते जाते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन और लैंड की बात करें तो 30% जो अर्थ है वो ड्राई लैंड है, जबकि बाकी सारा जो है वो कवर है विद वाटर, 70% वाटर है। मैन क्योंकि एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, वो बगैर दूसरे लोगों के, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन बनाए बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। लैंड को उसका बेसिक सोर्स है जिसके थ्रू उसने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं, उसने अपना फूड भी लेना है, एनिमल्स के साथ इंट्रैक्शन भी करना है, तो इसीलिए लैंड उसको चाहिए। अब लैंड की रिक्वायरमेंट्स वो उसको क्यों है, उसने फार्म बनाने हैं, इसी तरह उसने होम बनाना है रहने के लिए, इंडस्ट्रीज लगानी है, अपनी रिक्रिएशन यानी तफरी भी करनी है, रोड्स बनानी है, और फिर फूड भी वहीं से गेन करना है। तो इसीलिए जो है वो ह्यूमन बीइंग लैंड को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। ओवर यूज़ करें हम वाटर रिसोर्सेज का भी, वाटर रिसोर्सेज जो है बेसिकली वो अफेक्ट करते हैं नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस को, उसका ओवर यूज़। वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिडली यूज़ हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि पानी की भी किल्लत होना शुरू हो गई है, क्योंकि इतनी स्पीड से इतनी फास्ट जो है वो रेनफॉल नहीं होती जितनी जल्दी हम वाटर को यूटिलाइज करके ख़त्म करते जा रहे हैं, रिसोर्स हम अपना ख़त्म करें, इसके अलावा उसको पोल्यूट करें। वाटर की प्यूरिफिकेशन और सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। स्लो प्रोसेस है लेकिन इससे वाटर को रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी कि जो इंडस्ट्री से या घरों से वेस्ट मटेरियल आ रहा है पानी के अंदर, या तो हम वो पहले ही उसको फिल्टर करके जो है वो फिर दोबारा बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजारते हैं, उसको प्यूरिफाई कर दें, तो इस तरह हम वाटर को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओवर और अनवाइज यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल है, हम फॉसल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसमें कोल, ऑयल, पीट, नेचुरल गैस है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस दौरान रिलीज होती है, वाटर वेपर्स भी एयर में जाते हैं। तो फॉसल फ्यूल हम बहुत ज़्यादा एनर्जी पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमने बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाने होते हैं, लाइक मेडिसिन बनानी है, फर्टिलाइज़र खादें बनानी है, प्लास्टिक बनाने हैं, और डाइज, फाइबर, डिटर्जेंट, परफ्यूम, एक्सप्लोसिव और मैन मेड फ्लेवर बनाए, तो हम हर पर्पस के लिए इन फॉसल फ्यूल्स को इस्तेमाल करें। इससे हो क्या रहा है, हमारा अनवाइज यूज़ है, हम अक्लमंदी से इस्तेमाल नहीं करें तो नेक्स्ट जनरेशन में ये फॉसल फ्यूल एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएंगे, और वो पुराने दौर में वापस चले जाएंगे, उन्हें इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। और नंबर टू, हम पोल्यूशन भी ऐड करें, जितना ज़्यादा फॉसल फ्यूल बर्न होगा उतनी ही ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट हो रही होगी। अच्छा, इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को बदल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो है वो सिंपल लाइफ गुजारते थे पहले, कि उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब हमने अपनी लाइफ को आसान बनाया है, उतनी ही ज़्यादा हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया हम होम में बहुत ज़्यादा, घरों में बहुत ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मशीन्स, इस तरह कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। कुकिंग के लिए हमने कुकिंग रेंजेस और गैस को यूटिलाइज कर रहे हैं कुकिंग पर्पजेज़ के लिए, स्टोव्स के अंदर, तो एनर्जी कंजम्पशन है। ऑफिसेज में हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कि हमने एयर कंडीशनर लगाए हुए हैं, वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, एयर कंडीशन के अलावा हमने और बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करें, जैसे फ़ोटो कॉपियर है जिससे फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, तो ये जो है ना सारी ये एनर्जी कंजम्पशन है। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करें, लाइक ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ बसेस चलती है बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी क्वालिटी की, कि जिससे जो है लाइफ स्टैंडर्ड भी बेटर होता है, और प्लस वहाँ एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम है, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल पर्सनस के पास अपनी अपनी व्हीकल्स नहीं है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। यहाँ पर क्या है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में वहाँ पर हर एक ने अपनी अपनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, बाइक्स हैं, वो भी कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी को, और नंबर टू जो दूसरी बसेस हैं वो लोकल बसेस भी चल रही हैं। तो ओवरऑल हम क्या करें, ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी को कंज्यूम करें, क्योंकि हर जगह पर फॉसल फ्यूल जो है वो यूज़ हो रहा है। हैवी व्हीकल, बसेस, लॉरी, शिप है, उनमें डीजल वगैरह चलाया जाता है, एरोप्लेन्स के अंदर कैरोसिन है, इसी तरह से
जो है वो इसी तरह से कार्स, टैक्सीज, बाइक्स, इन सब में पेट्रोल हम यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल जो है ये सारे एनर्जी कंजम्पशन की ही टाइप है। फिर हम इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करें एनर्जी, हमने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया हुआ है वहाँ पर, कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है वो इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी को कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये डिग्रेडेशन और डिप्लेशन है रिसोर्सेज की, जो हम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो है एनवायरनमेंट के ऊपर आते हैं इसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक है डिग्रेडेशन, सॉरी डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन वर्ड का मतलब है क्लियरेंस ऑफ अ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट फॉर लंबर, प्लांटिंग, सब्सिस्टेंस और क्रॉप्स, ग्रेजिंग कैटल, ये सारे डिफॉरेस्टेशन में इन्वॉल्व हैं। जैसे आप देखें कि अगर हम बात करें फॉरेस्ट के एरिया को कवर करने, क्लियर करने की, तो हम किस लिए क्लियर कर रहे हैं? हम क्लियर कर रहे हैं अपनी बहुत सारे जो है क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए, या लंबर पर्पसेस के लिए, यानी कि हमने वुड लेनी होती है। इसी तरह हम वहाँ पर उन पेस्चर लैंड बना देते हैं, दरख्तों को काट के ग्रासेस ग्रो करवा देते हैं, ताकि वहाँ पर हम कैटल्स की ग्रेजिंग करवा सकें। तो ये वो सारे पर्पसेस हैं जिनके लिए हम लैंड को क्लियर करते हैं, और ये प्रोसेस डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। जबकि अगर हम एक नया फॉरेस्ट खुद बना रहे हो एक ऐसी जगह जहाँ पहले कोई ट्री नहीं था, तो ये एफॉरेस्टेशन है। ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है, जिसके थ्रू डिस्ट्रक्शन हो रही है फॉरेस्ट की। पाकिस्तान में जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेट बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि बहुत ज़्यादा आबादी, बहुत ज़्यादा है लोगों की, और ये जो आबादी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसकी वजह से एनवायरमेंट रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि आबादी के ज़्यादा होने की वजह से एनवायरनमेंट पे एक बर्डन आ रहा है कि उसे फूड भी देना है, शेल्टर भी देना है सबको, तो वो अपनी ज़रूरियात लोगों की ज़्यादा है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा। इन बेसिक नीड्स को ओवरकम करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्लियरिंग की जा रही है, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, जिसमें हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं लार्जर रेट पर। उसमें हम लीफ कैनोपीज, यानी जो दरख्तों का वो पार्ट है जहाँ सारे लीव्स मौजूद है, वो कैनोपी कहलाती है, हम उसको कट डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है लीफ कैनोपी का फ़ायदा क्या होता है? कि लीफ कैनोपी हमें साया देता है, शेड प्रोवाइड करता है, वो प्रोटेक्ट करता है सॉइल को बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेन। ठीक है। कि जब रेनफॉल होती है तो एक तो डायरेक्टली वो अगर कैनोपी नहीं होगी तो ज़मीन के ऊपर सॉइल पर डायरेक्टली रेन के ड्रॉप्स गिरेंगे, और रेन में वाटर की वजह से इरोजन होना शुरू हो जाएगी, ऊपर वाली जो लेयर है फर्टाइल सरफेस मट्टी, वो सारी बह जाएगी पानी के साथ, जबकि हीटिंग इफेक्ट से भी बचाता है। तो ये जो है इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इससे सॉइल वॉश ऑफ हो जाती है और सारी जो मिट्टी है वो स्ट्रीम्स और रिवर्स में चली जाती है, जिससे सॉइल ऊपर से बैरन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन का नाम दे रहे थे। तो ओवरऑल एक तो ह्यूमन इम्पैक्ट है कि ह्यूमन पॉपुलेशन खुद बहुत ज़्यादा हो रही है। नंबर टू, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ह्यूमन नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? नंबर टू मेजर प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का है, कि जब आप फॉरेस्ट को कट कर देते हैं तो उसकी वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो क्या है? वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आपने देखा है लाहौर में को सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर का नाम दे दिया गया, क्योंकि वहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा है। लाहौर ही नहीं बल्कि और भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ स्मोक का इफेक्ट देखा जाता है, जिसमें आपने देखा कि सनलाइट ना होने के बराबर होती है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक ये बहुत ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वही स्मोक बनती है। फोक प्लस स्मोक का कॉम्बिनेशन होता है स्मोक। तो ये जो स्मोक है इसकी वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, लाइक आईज प्रॉब्लम और इनहेलेशन, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। अस्थमा के पेशेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो प्लांटेशन ना होने की वजह से, दरख्तों को काटने की वजह से। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि नेचुरल कार्बन सिंक का काम करती है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करें इन फॉर्म ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली प्लांट्स तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है जो उसको कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस कर सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन का ओवरऑल लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आपने देखा पहले 0.303% थे, अब 0.04% हो गए। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करे तो पैटर्न चेंज हो रहा है सारा वेदर का। आपने देखा गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सर्दियाँ कम हो गई है, ड्यूरेशन बहुत कम है,
स्वेरिटी बहुत आ गई, बहुत सख्त सर्दी, बहुत सख्त गर्मी है, रेनफॉल होती ही नहीं है जिस सीज़न में होनी चाहिए, गलत टाइम पर जो है वो रेनफॉल हो रही होती है। तो ओवरऑल वेदर पैटर्न चेंज हो गया है। गर्मी का ज़्यादा होना कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से है। तो ये क्या है कि हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज़ की और उस पोल्यूशन की वजह से ओवरऑल जो है वो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है और ओवरऑल अर्थ के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है। रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन की बात करें तो हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की जगह हम रीफॉरेस्टेशन करें, यानी उन एरियाज को जहाँ पहले दरख्त मौजूद थे, फॉरेस्ट था, हमने उनको कट कर दिया था, वहाँ पर दोबारा से हम नए फॉरेस्ट लगा दें, रिप्लेस कर दें, दैट इज़ रीफॉरेस्टेशन, जिनमें कॉनिफेरस स्पीशीज हम ज़्यादातर ग्रो करवा सकते हैं। क्लियर कटिंग एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने बिल्कुल भी पहले जो है वो मौजूद नहीं थे दरख्त, खाली जगह थी, आप उनको जो है वहाँ पर दोबारा से रीस्टोर कर दें, मतलब वहाँ पर दोबारा से आप दरख्त उगा दें, वो क्या है एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन इज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर फॉरेस्ट एग्जिस्टेड प्रीवियस नो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड प्रीवियसली, जहाँ पहले कोई दरख्त नहीं था वहाँ अगर आप दरख्त लगा रहे हैं तो वो है एफॉरेस्टेशन। और वो जगह जहाँ पहले दरख्त मौजूद थे जिन्हें आपने खुद कट किया, वहाँ पर आप दोबारा सीड्स लगाएं और सीड को जर्मिनेट करवाएं, और उनकी जर्मिनेशन से जब वहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए ट्रीज की तो उसे हम रीफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की? फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंस बहुत है। नंबर वन, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें भी, ह्यूमन बींग्स को भी और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी। फ्रूट्स हमें प्रोवाइड करते हैं कि फ्रूट्स जो है वो बेसिक सोर्स है हमारे फूड का। तो फॉरेस्ट ट्रीज में बहुत सारे फ्रूट ट्रीज होते हैं जो कि एनिमल और प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स दोनों को जो है वो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं जो फूड के तौर पे इस्तेमाल करें। दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करते हैं, मतलब कि जो सॉइल एरोजन है उसको रोकते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं जिससे फर्टाइल लेयर रिमूव नहीं होती और वेदर या इन्वायरमेंट प्लेजेंट खुशगवार हो जाता है। टिम्बर की बात करें तो हम लकड़ी बना के लिए, जैसे घरों में लकड़ी बन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, फर्नीचर बनता है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए हम लकड़ी ले रहे हैं टिम्बर दरख्तों से। फायरवुड है, फायरवुड जो है वो भी हम लेते हैं आग जलाने के लिए, लकड़ियाँ फॉरेस्ट से ही मिलती है, ट्रीज से। मेडिसिन और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, जैसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में आप देखते हैं हर्बल मेडिसिन होती है, जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, वो उनसे हम लेते हैं। हनी वैक्स वगैरह ये भी हम उनसे हासिल करते हैं। इन्वायरमेंटल बफर्स का काम करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुछ इलाके हैं जहाँ रेनफॉल जो है वो अब एवरेज वहाँ 20 इंचेस है, वो दरख्तों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। इन ट्रीज़ को हम इन्वायरमेंटल बफर्स कहते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट को चेंज नहीं होने देते, वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल बफर्स जो हैं बेसिकली हैवी रेनफॉल को इंटरसेप्ट करते हैं, वाटर स्टेडीली रिलीज होता रहता है और इसी तरह सॉइल में जाता रहता है, सॉइल से रूट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम ये सारे फॉरेस्ट कट कर दें तो इनका नुकसान क्या है कि इससे सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन मैंने बताया कि ऊपर वाली लेयर जो है, जब ऊपर कोई प्लांट ही नहीं है, सॉइल ओपन है, एक्सपोज्ड है, सनलाइट की, सन की वजह से जो हीट है उससे सारा वाटर निकल जाएगा, जिससे वो जो है सॉइल वो बैरन हो जाएगी, हार्ड होकर बंजर हो जाएगी। अब वो जो मट्टी है वो बंजर, सॉइल कैसे बंजर होगी, बैरन कैसे होगी कि उसकी जो ऊपर वाली फर्टाइल लेयर थी जिसमें सारे न्यूट्रिएंट थे वो हवा या पानी के साथ बह जाएगी, और इस तरीके से वो सारे बहते हुए कहाँ चली जाएगी, रिवर्स और लेक्स के अंदर पानी के साथ अगर बहेगी, जिससे जो ये रिवर्स और लेक्स हैं इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे फ्लड्स आ जाएंगे, नीचे तो सारी मिट्टी बैठ जाएगी, उसे हम सिल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो सिल्टिंग अप हो जाएगी सॉइल, और सिल्टेशन की वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वाटर की वो कम हो जाएगी और सारा पानी बाहर आ जाएगा, जिससे फ्लडिंग हो जाएगी, सैलाब आ जाएगा, जिससे आपको पता है बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स इफेक्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग आल्सो अफेक्टेड बाय फ्लड्स। जैसे उन्होंने बताया इंडिया और बांग्लादेश में रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई जिससे फ्लड्स आए हैं। ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो हाफ ऑफ रेन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज़्यादा होती है, और ट्रॉपिकल रीजन वही एरियाज हैं जहाँ इन्वायरमेंट थोड़ा कूल और ह्यूमिड होता है, हवा में ह्यूमिडिटी नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ रेनफॉल होती रहती है कभी भी और बहुत ज़्यादा होती है।
इसी तरह फॉरेस्ट अगर हम वहाँ से भी रिमूव कर दें तो जाहिर सी बात है रेनफॉल कम हो जाएगी, क्लाउड कवर कम हो जाएगा, क्लाउड्स ही बनेंगे और क्लाइमेट जो है वो हार्ड हो जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा, हार्श क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर रेंज जो है वो डे और नाइट की एक्सट्रीम पर चली जाएगी, मतलब डे में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडक होगी। तो ओवरऑल डे और नाइट का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और रेनफॉल जो है वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि डे टाइम पे भी बहुत गर्मी हो और रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। आपको पता है फॉरेस्ट के साथ बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो उनके साथ सर्वाइव करती है दरख्तों के साथ। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ, जो कि यहाँ पर स्पीशी की वैरायटी है जो फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रही होगी। बायोडाइवर्सिटी असल में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज है जो किसी इकोसिस्टम में होती है, रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्टिंग अमंग दैम, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी किसी भी एरिया की स्पीशीज़ है और ये जो स्पीशीज़ हैं बेसिकली आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कंपटीशन क्रिएट करती हैं। और इनमें फॉरेस्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह का फॉरेस्ट होगा उसी तरह की लाइफ उसके साथ एसोसिएटेड होगी। तो ये ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने रिसोर्सेज पढ़े, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, किस तरह हम उनको डिग्रेड कर रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। और डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा जिसमें दरख्तों को काटा जाता है, हम उनको रिकवर कर सकते हैं बाई रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमेशा ट्री प्लांट करने चाहिए, प्लांट्स को लगाना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे फ़ायदे भी दे रहे हैं और ये सवाब भी देता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये आज का लेक्चर था, इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें जो डिफॉरेस्टेशन वाला टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।